रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 25। 2 दिन बाद। 2 दिनों में शगुन ने एक बार भी अथर्व से बात नहीं की, यहाँ तक कि उसके आने से पहले खाना खाकर सो जाती थी और उसके जाने के बाद ही सोकर उठती थी। उससे बहुत ज़्यादा नफरत करने लग गई थी जब से उसने उसे पनिशमेंट दिया था, और यह बात अथर्व भी समझ चुका था कि वह उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अथर्व को अब ऐसा लग रहा था कि उसे कमरे में कैद करके नहीं रखना चाहता था, पर शगुन उसको एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी वहाँ से भागने के लिए, जिसके चलते वह उसे मजबूरन कैद करके रखना पड़ रहा था। 2 दिन में उसकी उदासी देखकर अथर्व ने सोचा कि उसे इस तरह से कमरे में कैद करके रखना ठीक नहीं रहेगा। अथर्व ने सोचा उसे बाहर तो नहीं जाने दे सकता, पर उसे विला के अंदर घूमने का परमिशन तो दे ही सकता है, क्योंकि उसका माइंड ज़रा फ्रेश रहे, नहीं तो कैद के वजह से वह एक दिन पागल हो जाएगी। आज अथर्व ने जानबूझकर दरवाज़ा खुला ही रखा। उसने मन में सोचा अगर दरवाज़ा खुला रहेगा तो शगुन ज़रूर बाहर आएगी। शगुन ने भी देख लिया कि अथर्व ने आज दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया है, पर पता नहीं उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वह तो उसी दिन जान गई थी कि अथर्व का पावर क्या है। 2 मिनट ही लगेगा उसे ढूंढने के लिए, तो क्या फ़ायदा कमरे में रहे या कमरे से बाहर। अथर्व ऑफिस आ गया था और उसने अपना लैपटॉप में देखा शगुन एक बार भी कमरे से नहीं निकली, यहाँ तक कि वह दरवाजे के पास तक नहीं आई। उसका इस तरह से खामोश रहना अथर्व को तकलीफ दे रहा था। उसे लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही उसे टॉर्चर कर दिया है, उसके दिमाग पर कोई असर ना पड़े। अथर्व ने आगे सोचा कि वह खुद उसे कहेगा कि विला में उसका दिल जहाँ करे वहाँ घूम सकती है, पर विला से बाहर उसे जाने की परमिशन वह नहीं दे सकता। अथर्व ने पूरा दिन देखा कि शगुन कमरे में ही कभी सोफे पे तो कभी बेड पर लेटी रही, पर वह एक बार भी बाहर नहीं निकली। अब उसकी खामोशी उसे कहीं न कहीं चुभने लगा था। अथर्व ने खुद से कहा, अगर कॉल करके सर्वेंट लूसिया से कहूँ कि जाकर उसे कहे कि मैंने कमरे से बाहर निकलने का परमिशन मैंने दिया है, तो शायद वह बाहर आएगी। दरवाज़ा खुला होने के बावजूद भी वह कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। बहुत सोचने के बाद आखिरकार अथर्व ने सर्वेंट लूसिया को कॉल किया और कहा कि वह जाकर शगुन से कहे कि वह लिविंग एरिया में आकर बैठ सकती है। अथर्व का ऑर्डर पाते ही सर्वेंट लूसिया अथर्व के कमरे में गई और जाते ही उसने शगुन से कहा, मैम, सर हैज़ ऑर्डर डैट यू कम एंड सिट डाउन स्टेयर्स इन लिविंग एरिया। मैम, सर का ऑर्डर है कि आप नीचे लिविंग एरिया में आकर बैठे। सर्वेंट लूसिया ने कहा, पर शगुन ने कोई रिएक्ट नहीं की। वह सिर्फ सोफे पर वैसे ही लेटी रही। उसने जैसे सर्वेंट की बातें सुनी ही नहीं। उसने ऐसे दिखाया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अथर्व ने देख लिया कि सर्वेंट लूसिया के कहने के बावजूद भी शगुन बेड से नहीं उठी। उसका इस तरह से खामोश रहना अथर्व को बहुत खलने लगा। तकलीफ भी उसे हो रहा था, पर वह क्या ही करे। अब उसे शाम घर आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता वारो ग्रुप। राशि अपने रोज की तरह काम में बिजी थी। उसका ध्यान इधर उधर बिल्कुल भी नहीं था। तभी कुछ देर के बाद अनन्या चटर्जी ऑफिस में आई और आते ही सबसे पहले राशि के डेस्क के पास आकर खड़ी हुई। उसका इस तरह से एम्प्लॉइज़ के पास आना सभी एम्प्लॉइज़ देख रहे थे। अनन्या मैम, यह नई लड़की के साथ इतना घुल मिल कैसे सकती हैं? जहाँ तक सबको पता है कि उनका एटीट्यूड बहुत उच्च लेवल का है। अनन्या ने राशि से हेलो किया, जिसके रिप्लाई में राशि ने भी हेलो किया। अनन्या ने आगे कहा, राशि, क्या तुम्हारे पास टाइम है? तो चलो चल के कॉफ़ी पीते हैं। अनन्या का इतना कहना कि राशि एक नज़र अपने आसपास देखने लगी, क्योंकि उसे अंदर से बहुत अजीब लगने लगा कि बाकी के एम्प्लॉइज़ उसके बारे में क्या सोचते होंगे कि अनन्या मैम बिना सीनियर से बात किए डायरेक्ट मुझसे बात कर रही हैं। राशि यही सोच रही थी कि उतने में अनन्या ने वापस कहा, क्या हुआ राशि डियर, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। लगता है तुम्हारे सीनियर ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही काम का लोड दे रखा है। राशि हड़बड़ाते हुए बोली,
नहीं अनन्या मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह मैं राशि लड़खड़ाते हुए बोल रही थी कि उतने में उसकी सीनियर ने कहा, राशि, अनन्या मैम जब कह रही हैं तो तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। काम तो होता ही रहेगा, तुम्हें काम की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सीनियर के इतना कहते ही राशि अपने चेयर से उठ खड़ी हुई और स्माइल करते हुए अनन्या से कहा, जी मैम चलिए। अनन्या और राशि दोनों कैंटीन में चली गई। कॉफ़ी के साथ उन्होंने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर किया। लगभग 25 से 30 मिनट में उनका कॉफ़ी और खाना हो गया। अनन्या आज थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी। उसे इस तरह से देख राशि ने पूछा, मैम आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, क्या कोई बात है? राशि का इतना कहता सुन अनन्या ने कहा, नहीं, बात तो कुछ नहीं है, पर हाँ मैं थोड़ी परेशान हूँ। मैं अपनी परेशानी किसी से कह नहीं सकती क्योंकि मेरी हेल्प कोई नहीं कर सकता। अनन्या जब बोल रही थी तो राशि उसे बहुत गौर से देख रही थी क्योंकि उसके चेहरे पर कई प्रकार के एक्सप्रेशन शो हो रहा था। राशि को उससे यह उम्मीद नहीं था कि कुछ ऐसा जवाब देगी। राशि को समझ नहीं आ रहा कि वह उससे किस तरह से बात करे। अगर उसकी जगह कोई उसके लेवल या उसका कोई दोस्त होता तो वह बेझिझक बातें कर लेती, पर यहाँ तो उसकी कंपनी के सीईओ की होने वाली वाइफ है, यानी इस कंपनी की नई मालकिन, तो उसे किस तरह से बात करे, फ्रेंडली तो कर नहीं सकती। राशि ने अंदर से बहुत संकोच करते हुए वापस पूछी, मैम प्रॉब्लम तो हर किसी के सिर पर खड़ा ही रहता है, जैसे कि मेरा ही देख लीजिए। मेरी सिस्टर हमें मिल नहीं रही, पर हम जैसे तैसे जी रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पीछे मेरे माँ बाबा भी हैं। राशि इतना बोल अपना चेहरा नीचे लटका ली। उसकी तकलीफ देख अनन्या ने आगे कहा, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा तकलीफ बहुत ज़्यादा है, पर जो तुम्हारा तकलीफ है मेरा तकलीफ उससे अलग है। अनन्या की बातें सुन राशि अपना चेहरा ऊपर की ओर करते आगे बोली, मैम हमने हिम्मत नहीं हारा, हमारी शगुन एक दिन मिलकर रहेगी और हम ज़रूर उसे ढूंढ लेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि वह मर गई होगी या किसी के साथ भाग गई होगी, पर मेरा दिल नहीं मानता। मेरी शगुन एक न एक दिन देखना आएगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। राशि का ये कॉन्फिडेंस देखकर अनन्या अंदर से और खुश हो रही थी। उसने कहा, अगर मैं अपनी तकलीफ तुमसे शेयर करूं तो क्या तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? अनन्या का इतना कहना कि शगुन अपनी आंखें छोटी करते हुए देखने लगी और उसे यकीन दिलाते हुए बोली, मैम आप बेझिझक कह सकती हैं और मैं यह बात कभी किसी तक नहीं जाने दूंगी। अगर आप चाहे तो भी नहीं, मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। अनन्या का दिल अंदर से कर रहा था कि वह राशि पर यकीन कर ले, पर उसे कहीं न कहीं डर भी लग रहा था कि वह जो बात उससे कहेगी वह कहीं लीक हो गई तो, या वह जो काम उसे सौंपने वाली है उससे कुछ गलती हो गया तो। अनन्या के दिमाग में इस वक्त बहुत उथल-पुथल चल रहा था, पर वह हिम्मत करके शगुन से बोलना स्टार्ट की, राशि डियर, मैं जो भी तुम्हें बताने जा रही हूँ, प्रॉमिस करो कि तुम कभी किसी से नहीं कहोगी और तुम इस काम में मेरी मदद करोगी, क्योंकि तुमने मुझे इसके पहले कहा था कि मैं जब भी तुमसे मदद मांगूंगी तो तुम मेरा मदद करने के लिए तैयार रहोगी। अनन्या का इतना राशि पर भरोसा करते देख राशि ने कहा, जी मैम कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी। अनन्या टेबल पर बैठे अपनी नज़रें इधर उधर घुमाए जा रही थी। उसे बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, यह मेरा 3rd मंथ चालू हो गया है। अनन्या का इतना कहना कि राशि उसे शॉक्ड होकर देखने लगी, मानो वह क्या ही रिएक्ट करे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वह तो हक्की बक्की होकर उसे देखने लगी। उसका इस तरह से देखना अनन्या को भी शर्म आने लगा और उसने उससे कहा, क्या हुआ तुम ऐसे क्यों देख रही हो? ये सुन राशि ने कहा, नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है,
ये तो खुशी की बात है कि आप प्रेग्नेंट हो। क्या आपने वीर सर को बताया? अनन्या ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक मैंने उन्हें नहीं बताया। राशि हंसते हुए बोली, तो देर किस बात की है, अब जाइए बता दीजिए, उन्हें भी बहुत खुशी होगा। वैसे भी आजकल शादी के पहले भी लोग हो जाते हैं प्रेग्नेंट। ये तो खुशी की बात है, और वैसे भी आप दोनों की तो शादी होने वाली है। राशि का इतना कहना कि अनन्या ने अपना चेहरा लटका लिया और कहा, मैं ये बात उनसे नहीं कह सकती क्योंकि यह बच्चा उनका नहीं है। अनन्या का इतना कहना कि राशि के तो होश उड़ गए। जो उसका चेहरा अभी खिलखिला रहा था वह तुरंत मुरझा गया और वह उसकी जुबां में लड़खड़ाने लगी। इसके आगे वह क्या ही बोले। और मैडम को मुझसे क्या मदद चाहिए? राशि के दिमाग में 1000 सवाल खड़े हो गए। राशि को कुछ न बोलता देख अनन्या ने कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से खामोश क्यों हो गई? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? राशि ने लड़खड़ाते हुए जुबान में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मैम। अब आपने क्या सोचा? मेरा मतलब अब आप क्या करेंगी आगे? अनन्या ने कहा, वही तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं, कैसे इस सिचुएशन से निकलूं, इसलिए तो मैं तुमसे मदद मांगने आई हूं। राशि ने कहा, क्या आप अबॉर्शन करवाने वाली हैं? राशि का ये कहना कि अनन्या भड़क गई और उसे डांट लगाते हुए बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये किसी सड़क छाप का बच्चा नहीं है, ये उस इंसान का बच्चा है जिससे मैं प्यार करती हूँ। अनन्या को इतना गुस्से में देख राशि माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी जुबान से ऐसी ही निकल गया। तो आपने आगे क्या सोचा है? आप सबको सच सच बता देंगी? अनन्या ने अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, नहीं, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। जब तक कि मैं इस सिचुएशन का कोई सलूशन ना निकालूं, तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे पास एक तरकीब है, पर मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी, पर वक्त आने पर मैं ज़रूर तुम्हें बताना चाहूँगी। तब तक के लिए तुम्हें वेट करना होगा। अनन्या की बातें सुन राशि अंदर तक घबरा गई क्योंकि वह उसे क्या मदद मांगेगी और क्या करने के लिए कहेंगी, पर जो भी हो उसने उसकी बातों में हाँ भर दी है, वह उसकी मदद ज़रूर करेगी। उन दोनों को बातें करते हुए वक्त हो गया। राशि ने अपने वॉच में टाइम देखते हुए बोली, मैम अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो सीनियर कहेंगे कि मैं बहुत देर तक गॉसिप कर रही हूँ। राशि की बातें सुन अनन्या ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, अब तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, अब तुम जा सकती हो। राशि जैसे चेयर से उठ खड़ी हुई और जाने को मुड़ी कि अनन्या ने उसे रोकते हुए बोली, राशि 1 मिनट, उम्मीद है कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। मैंने तुम पर बहुत भरोसा करके यह बात बताई हूँ। राशि ने वापस उसे यकीन दिलाते हुए बोली, मैम आप बेफिक्र रहिए, ये बात हम दोनों के सिवाय किसी को भी नहीं पता चलेगा। अनन्या ने कहा, थैंक यू डियर राशि। राशि स्माइल करके वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अनन्या अपना मोबाइल ले किसी को कॉल लगाई और बोली, मैंने उस लड़की को रेडी कर ली हूँ, उसे मैं कन्वीनियंस कर लिया है कि वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई है। अब हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे इस लड़की के ज़रिए। अब मुझे आगे का एक स्टेप बढ़ना चाहिए। आफ्टर 1 वीक, देखते देखते 8 दिन बीत गए। इन 8 दिनों में शगुन कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि अथर्व उसे कई दफ़ा कहा कि वह बाहर निकले। अथर्व ने जानबूझकर उसका हाथ पकड़ के मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए उसे नीचे लेकर आया करता था और रात के डिनर के लिए भी उसके साथ ही शगुन नीचे आया करती थी। बाकी दिन वह कमरे में बेड पर लेट बस एकटक सीलिंग को देखा करती थी। उसकी हालत देख अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहता था कि वह बाहर निकले, विला के अंदर घूमे फिरे, पर शगुन तो एकदम शांत हो गई थी। उसके लिए अथर्व ने खास करके बड़ी सी टीवी लगवाया ताकि उसका फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख सके।
उसने सिर्फ वही कनेक्ट करने के लिए कहा। पर शगुन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने के बजाय वह आंखें बंद कर लेती थी। उसकी यह चुप्पी अथर्व के सीने में दर्द होने लगा था। उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसका शांत रहना। एक दिन अथर्व ने उसे ये भी कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा? मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम पूरे विला में घूम सकती हो। विला के अंदर तुम्हारा जहाँ दिल चाहे वहाँ जा सकती हो, पर तुम्हें विला से बाहर जाने का मैं परमिशन नहीं दूंगा। अथर्व ने आगे कहा, शाम को रेडी रहना, हम कहीं बाहर जाएंगे। अथर्व इतना बोलकर चला गया ऑफिस, और जब वह आया तो देखा शगुन जानबूझकर सो गई थी। शगुन तो खाना ही नहीं खा रही थी, जैसे वह अपने आप को बहुत तकलीफ दे रही हो। पर अथर्व के ज़्यादा चिल्लाने और उसके डांट सुन वह चुपचाप खाने लगती थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने लग गया। अथर्व जानता था कि अगर उसके कमरे में कोई भी हानि पहुंचाने वाली चीज़ रहेगी तो शगुन जरूर अपने आप को हानि पहुंचा लेगी। वह अपने आप को नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटेगी, जिसके चलते वह ऐसा कोई भी चीज़ कमरे में नहीं रखा था जिससे वह अपने आप को तकलीफ दे सके। इन 8 दिनों के बाद अथर्व थक चुका था शगुन को मनाते मनाते, पर शगुन थी कि एक ही जिद पर अड़ी थी। उसकी खामोशी ही उसका हथियार था जो वह अच्छे से इस्तेमाल कर रही थी, जिसके आगे अथर्व भी कमज़ोर पड़ चुका था। आज अथर्व जल्दी सो के उठा और ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल गया। उसने शगुन के तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह अभी भी ब्लैंकेट ले सोई थी। अथर्व को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करना था, इसलिए वह आज जल्दी चला गया। ऑफिस जाने के बाद भी वह ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी ही रहा। करीब दोपहर को जाकर वह रिलैक्स हुआ। इन बीच उसने शगुन पर ध्यान नहीं दिया, और जब वह फ्री हुआ वह अपने कैबिन में आकर जैसे बैठा कि वह तुरंत अपना लैपटॉप ऑन करके अपने घर का व्यू देखने लगा। जैसे अपने कमरे का व्यू देखा तो अभी भी शगुन बेड पर सोई थी। अथर्व को लगा शायद वह दोपहर में नींद ले रही है, पर जब उसने गौर से देखा तो शगुन अभी भी कल के कपड़े में ही है और सर्वेंट लूसिया उसका ब्रेकफास्ट कमरे में रखकर चली गई है, जो ट्रॉली वैसे ही ब्रेकफास्ट से भरा पड़ा था। यह देखते ही अथर्व का चेहरा एकदम डार्क हो गया और उसने अपना मोबाइल उठा सर्वेंट लूसिया को कॉल किया। उसने उसे कड़क आवाज़ में पूछा, तुम्हारी मैडम ने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया? जिसके जवाब में सर्वेंट लूसिया ने कहा कि वह जब ब्रेकफास्ट उनके कमरे में लेकर गई तब मैम सोई थी। मैंने उन्हें जगाया भी कि वह उठकर फ्रेश हो जाए और ब्रेकफास्ट कर लें। उठाने पर वह उठ गई। उसके बाद मैं कमरे से बाहर निकल गई। मेरे आने के बाद वह शायद वापस सो गई होंगी। उसके बाद का मुझे नहीं कुछ पता। अथर्व ने सर्वेंट लूसिया को अपने रौबदार आवाज़ में कहा कि वह अभी जाकर शगुन को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहो। सर्वेंट लूसिया हाथ में मोबाइल ले सीढ़ियों से दौड़ते हुए अथर्व के कमरे में जा पहुंची तो उन्होंने देखा कि शगुन अभी भी पेट के बल बेड पर सोई थी। सर्वेंट लूसिया ने बेड के पास जाकर थोड़ा झुक के शगुन को उठाने लगी। सर्वेंट लूसिया को तुरंत महसूस हुआ कि शगुन को तेज बुखार है। उसने तुरंत अथर्व से कहा, मैम की तबीयत ठीक नहीं लग रहा, उन्हें जोरों का बुखार है। यह सुनते ही अथर्व परेशान हो गया। वह जल्दी से लैपटॉप बंद किया और चेयर से उठ जल्दबाजी में वह कैबिन से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसने तेजा को कहा कि कार निकाले। तेजा जल्दी जल्दी लिफ्ट के पास गया। वे दोनों जल्दी से लिफ्ट के अंदर गए और ग्राउंड फ्लोर पर आ गए। तेजा ने खुद कार जल्दी से निकाला जिसमें अथर्व आकर जल्दी से बैठ गया। अथर्व ने तेजा को कार तेजी से चलाने के लिए कहा। वह इतनी तेज रफ्तार में कार चला रहा था मानो किसी को उड़ा ही देगा। कुछ ही देर में वे लोग विला पहुंच गए।
विला पहुंचते ही अथर्व ने तेजी से बाहर निकला और दौड़ते हुए विला के अंदर गया। वह सीढ़ियों से वह इतना तेजी से भागते हुए जा रहा था, बाकी के सभी सर्वेंट उसे ही देख रहे थे। वह जल्दी से अपने कमरे में आया। अथर्व जैसे अपने कमरे में आया तो सर्वेंट लूसिया शगुन के पास खड़ी थी। उसने कॉटन के कपड़े को भिगोकर उसके माथे पर रख दिए थे, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। अथर्व ने बेड पर बैठ शगुन के माथे को उल्टे हाथ से छूकर देखा तो उसे सच में तेज बुखार था। अथर्व ने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर एलिना को कॉल लगाया। डॉक्टर एलिना इस वक्त किसी इमरजेंसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही थी, जिसके चलते उनके असिस्टेंट ने कॉल उठाया और बताया कि मैम इस वक्त इमरजेंसी पेशेंट ऑपरेशन कर रही हैं। अथर्व का मन किया कि शगुन को लेकर वह हॉस्पिटल जाए। वह कुछ सोच ही रहा था कि उतने में डॉक्टर एलिना का कॉल आ गया और उन्होंने कहा कि मेरे असिस्टेंट ने बताया कि आपने मुझे कॉल किया था। आप फिक्र ना करें, मैं बस ऑपरेशन थिएटर के कपड़े चेंज करके निकल ही रही हूँ। अथर्व ने सिर्फ हम कहा और कॉल काट दिया। कॉल कट करने के बाद अथर्व ने सर्वेंट लूसिया को जाने के लिए कह दिया। उसका ऑर्डर सुन सर्वेंट लूसिया कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही अथर्व एकटक शगुन को देखता रहा। वह पहले से उसका चेहरा बहुत डाउन हो चुका था। उतर चुका था। अथर्व उसका हाथ अपने हाथ में थाम कहा, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, फिर इतनी जिद क्यों कर रही हो? तुमने ये जानबूझकर किया ना? अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम बीमार पड़ना चाह रही हो ना? सर्वेंट लूसिया ने जो शगुन के माथे पर कपड़ा रखा था वह अथर्वा हटाकर वापस ठंडे पानी में डाल उसे निचोड़ के वापस उसके माथे पर रखा। वह उसका पूरा फेस साफ किया, यहाँ तक कि उसके हाथों को भी उसे कपड़े फेरने लगा कि उसका बुखार कम हो जाए। अथर्व उसका देखभाल कर ही रहा था कि उतने में डॉक्टर एलिना उसके कमरे में पहुंची। कमरे के अंदर एंटर करते ही उन्होंने अथर्व को हटने के लिए कहा। अथर्व साइड में खड़ा हो गया। डॉक्टर एलिना 10 मिनट तक शगुन का चेकअप किया। उन्होंने उसे इंजेक्शन भी लगा दिया और उसके बाद उन्होंने अथर्व से कहा, यह अंदर से बहुत वीक हो रही हैं। इन्हें खाने पीने से लेकर इनकी ज़रूरत की चीज़ें सभी पर आपको ध्यान देना होगा। इतना बोलकर डॉक्टर एलिना ने मेडिसिन्स लाने के लिए नोट लिखने लगी और साथ में उन्होंने ये भी कहा, पेशेंट मेंटली स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले। इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मिस्टर अडानी। डॉक्टर एलिना ने जिस तरह से अथर्व को बताया कि वह उसका किस तरह से ध्यान रखे, यह सुन अथर्व ने हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर एलिना का कहना था कि पेशेंट को सबसे ज़्यादा खुश रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसे डरा धमका के रखना। अगर इसी तरह से पेशेंट रहा तो वह बहुत जल्दी मेंटली हेल्थ उनका ख़राब हो सकता है। डॉक्टर एलिना बहुत देर तक अथर्व के साथ खड़ी होकर बातें की। उसके बाद वह वहाँ से चली गई। उन्होंने जाने के वक्त ये भी कहा कि वह कभी कभार पेशेंट को हॉस्पिटल भी लेकर आया करे ताकि उनका टेस्ट किया जा सकता है। और लास्ट में उन्होंने ये कहा कि आप पेशेंट को खुले घूमने की आज़ादी दें। ये जितना घूमेंगी फिरेंगी इतना ही ये फ्रेश रहेंगी। डॉक्टर एलिना ने आगे कहा, जब मैं पहली बार इन्हें देखी थी तब ये बहुत ज़्यादा इनका फेस ग्लो कर रहा था, पर अब ये बहुत मुरझा गई हैं। मुझे लगता है इनका वेट भी लॉस हो चुका है। यह अपने आप पर खाने पीने की ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही हैं। अथर्व डॉक्टर एलिना की बातें अच्छे से समझ गया था कि शगुन से कैसे पेश आना है और वह किस तरह से ठीक होगी। डॉक्टर एलिना वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद अथर्व वहीं बेड पर बैठा सोचने लगा, क्या होगा अगर वह उसे यहाँ घूमने फिरने की आज़ादी देगा। अब तो उसे पता चल गया है कि वह इंडिया में नहीं है। अगर वह भागकर भी जाएगी तो वह यहाँ से जा नहीं सकती।
यही सब अथर्व सोच रहा था कि कल से उसे पूरी तरह आज़ादी देगा, पर वह यहाँ से उसे इंडिया नहीं लेकर जाएगा। सही वक्त आने पर ही वह उसे अपने साथ लेकर जाएगा। दोपहर के 3:40 अब जाकर शगुन को धीरे धीरे आंखें खुला, क्योंकि अब उसका बुखार एकदम कम हो चुका था और उसने अपने सामने देखा तो अथर्व कॉटन का कपड़ा ले उसके माथे पर लगा रहा था। यह देख अचानक से शगुन उठकर बैठ गई, उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसका इस तरह से देखता देख अथर्व ने कहा, तुम उठ गई? अथर्व इतना बोल शगुन को अपने गले लगा लिया। उसका इस तरह से गले लगाना शगुन कसमसाने लगी, पर अथर्व ने उसे टाइटली हग कर लिया था। पर अथर्व के सामने तो वह बहुत ही कमज़ोर थी। वहीं अथर्व उसे अपने गले लगाए ही कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, आखिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? शगुन लगातार अथर्व को धक्का दे रही थी, जो कि अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसने शगुन को अपने से थोड़ा दूर किया और अपने हाथों से उसके चेहरे को थामते हुए कहा, क्या हुआ? क्यों ऐसा कर रही हो तुम? उसका इतना प्यार से पूछना शगुन की आंखों में हल्का आंसू आ गया, पर वह रोई नहीं। उसने स्ट्रांगली कहा, क्यों आप मुझे मेरे घर नहीं जाने दे रहे हो? ठीक है, आप मुझे घर नहीं जाने दे रहे हो, आप मुझे मोबाइल दो, मुझे मेरे घर वालों से बात करना है। अथर्व ने उसे समझाते हुए कहा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम्हें खाना खाना है और इसके बाद दवाई लेना है। उसकी बातें सुन शगुन ने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर ली। उसे उसका कोई भी बात नहीं सुनना था। उसे तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि वह कब अपने घर जाएगी। अथर्व ने सर्वेंट लुसिया को खाना लाने के लिए कहा। सर्वेंट लुसिया 10 मिनट के अंदर उसने उसके लिए हल्का खिचड़ी और घी लेकर कमरे में आई। अथर्व ने आज उसे अपने हाथों से खिलाया। वह गर्म खिचड़ी को चम्मच से फूंक मार मार के ठंडा कर रहा था और बच्चों की तरह उसे खाना खिलाने लगा। शगुन भी उसके हाथ से खाना खाने लगी। वह अपने मन में कहने लगी, सभी चीज़ों में ये बहुत अच्छा है, फिर यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों इसने मुझे ज़बरदस्ती कैद करके रखा है? मैंने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान, मुझे यहाँ से निकलना है। अथर्व ने उसे खाना खिलाने के बाद टिश्यू पेपर लेकर उसके होंठ को साफ़ किया। उसके बाद वह वॉशरूम में गया। वॉशरूम में से थोड़ा हल्का गर्म पानी लेकर आया और कॉटन के कपड़े से उसे स्पंज बाथ दिया, जिससे शगुन पहले से काफ़ी बेटर फील करने लगी, क्योंकि उसने सुबह से अभी तक नहाई नहीं थी। अथर्व ने उसे अच्छे से बेड पर सुला दिया और स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि वह अभी ऑफिस नहीं जाने वाला था, क्योंकि शगुन को दवाई का असर जो हो रहा था वह उसे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। शाम का वक्त देखते देखते शाम हो गया। इन पूरे दिन में अथर्व ने शगुन का बहुत अच्छे से केयर किया, जैसे कि उसके खाने पीने से लेकर उसे वॉशरूम लेकर जाना। शाम को अथर्व कमरे में आया। शगुन अभी भी बेड पर लेटी हुई थी। अथर्व उसके पास जाकर बेड पर बैठा और कहा, चलो हम नीचे गार्डन में चलते हैं। उसका इतना कहना कि शगुन ने ना में सिर हिला दिया। उसका ना का जवाब सुन अथर्व को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वह इतना जल्दी कहाँ हार मानने वाला था। उसने भी झट से शगुन को अपनी गोद में उठा लिया और कमरे से लेकर बाहर निकला। शगुन एकटक अथर्व को देख रही थी। उसका शार्प नोज, उसका बियर्ड, उसकी आंखें, उसकी स्टाइल, आखिर ये आदमी है कौन? शगुन अब मजबूर हो रही थी उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि वह जब से यहाँ आई है उसे नहीं पता कि इसके घर में कौन कौन रहता है। क्या ये अकेला रहता है? क्या इसकी फैमिली नहीं है?
यह सब शगुन के दिमाग में चलने लगा। आखिर वह भी तो जाने यह क्यों ऐसा कर रहा है। अथर्व ने उसे गार्डन एरिया में लेकर आया, जहाँ पर वाइट कलर की चेयर और टेबल पहले से लगा हुआ रहता है। शगुन को उस चेयर पर बिठा दिया और सर्वेंट लुसिया से कहा कि वह मेरे लिए कॉफ़ी और शगुन के लिए चाय और उसके लिए कुछ चटपटा सा खाने के लिए लेकर आए। शगुन ऐसे देख रही थी बाहर जैसे सच में वह कई सालों से कैद रही हो और आज ही वह उजाला देख रही है, क्योंकि बहुत दिनों से तो उसने खुद को ही कमरे में बंद करके रख लिया था। वह नहीं निकलना चाहती थी। वह यही तो चाहती थी कि वह बीमार पड़ जाए, उसे कुछ हो जाए, वह मर जाए। वह अपनी जान देकर यहाँ से आज़ादी चाहती थी कि वैसे तो वह निकल नहीं सकती, इससे अच्छा तो मरना वह पसंद करने लगी थी, पर अथर्व के साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती थी। अब अथर्व ने देख लिया कि शगुन उसे ही देख रही है, इसलिए वह स्माइल करते हुए कहा, क्या हुआ, इतना क्यों मुझे घूरकर देख रही हो? क्या मैं ज़्यादा हैंडसम दिख रहा हूँ? शगुन ने ऐसे दिखाया जैसे उसके बोले गए उसे शब्द समझ में नहीं आया और वह सवाल करते हुए पूछी, मतलब? मुझे नहीं समझा, हैंडसम मतलब क्या? अथर्व को आज पहली बार कोई इतना भारी पड़ रहा था कि वह उसे खुद का इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा कि वह सच में हैंडसम है या नहीं। उसने भी बात को घुमाते हुए कहा, छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही मेरी जुबान से निकल गया। शगुन को बाहर आकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह इधर उधर अपनी नज़रें घुमाए जा रही थी। बाहर जो हवा ठंडी ठंडी चल रहा था उसके चेहरे को छू रहा था। अथर्व भी देख सकता था कि वह बाहर आते ही उसके चेहरे की थोड़ी चमक दिखाई देने लगा है। अथर्व ने अब ठान लिया था कि उसे कैद करके नहीं रखेगा। सर्वेंट लुसिया ने तब तक कॉफ़ी और चाय लेकर आ गई। अथर्व ने अपना कॉफ़ी का मग हाथ में लिया और शगुन को चाय उसके हाथ में दे दिया। दोनों बहुत देर तक वहीं बैठे रहे और साथ में कॉफ़ी चाय पिए। शगुन वहीं बैठी थी कि अथर्व कमरे में आया और शगुन के लिए शॉल लेकर गया और उसे अच्छे से कवर कर दिया, क्योंकि इटली में ठंड काफ़ी ज़्यादा रहता है। अथर्व उसका बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने उसका ध्यान नहीं दिया हो, वह तो हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। शगुन उसे 1% भी पसंद नहीं करती और ना वह उसके साथ रहना चाहती है, जिस वजह से अथर्व उसे कैद करके रख रहा, वरना वह तो कभी उसे कैद नहीं रखेगा। अथर्व शगुन का हाथ पकड़ के चेयर से उठाया और गार्डन में थोड़ी देर उसके साथ टहलने लगा। वह उसे वहाँ का कुछ कायदा और कानून भी उसे बताने लगा, पर यह सब बातें शगुन के पल्ले बिल्कुल भी नहीं पड़ा और वह सुनना भी नहीं चाहती थी और ना ही जानना चाहती थी, क्योंकि उसे तो यहाँ रहना ही नहीं है। उसके बाद अथर्व ने उसे गोद में उठा लिया और कमरे में लेकर आया, क्योंकि अब हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था और वह नहीं चाहता था कि उसे और ठंड लग जाए। कमरे में लाकर उसे बेड पर सुला दिया और उसने टीवी ऑन किया, जो सिर्फ उसमें सेटिंग में तारक मेहता का ही प्ले वीडियो किया। आज अथर्व भी बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था। वहीं जो शगुन जिद पर अड़ी थी, पर न चाहते हुए भी वह खुद को रोक न सकी और तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने लगी। और उसे वक्त नहीं लगा उसके होठों पर स्माइल आते हुए, यहाँ तक कि वह 1-2 बार जोर से हंसी, जो कि अथर्व उसे देखकर स्माइल करने लगा। यूं ही टीवी देखते देखते न जाने कैसे वक्त गुजर गया, उन दोनों को भी नहीं पता चला। सर्वेंट लुसिया ने उनके लिए डिनर रेडी किया। रेडी करने के बाद वह आकर अथर्व को इन्फॉर्म की,
अथर्व ने रात को शगुन को गोद में उठाया और नीचे डाइनिंग टेबल पर लाया और अपने हाथों से उसे आज फिर से दाल चावल खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसे मेडिसिन्स दे दिया और वापस बेडरूम में अच्छे से उसे सुला दिया। दवाई के असर से वह जल्दी ही उसे नींद आ गया। उसके बाद अथर्व नीचे आया और फिर खुद अकेले डिनर किया। डिनर करने के बाद वह कमरे में सोने के लिए गया तो देखा शगुन एकदम बच्चों की तरह दुबक के सो रही है। अथर्व उसके पास में सोया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को एकटक देखता रहा। देखते देखते न जाने कब उसे भी नींद आ गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।